हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो है रोटेट एरे बाय डी प्लेसेस। यहाँ हमें एक एरे दे रखा है और इसमें हमें एरे को रोटेट करने के लिए बोला गया जो भी के स्टेप्स के साथ। के स्टेप्स का मतलब है कि इसमें के की जो भी वैल्यू होगी 2, 3 हमें उतनी बार अपने एरे के एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम अपने एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें नम्स नाम का एरे दे रखा है। इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और के इक्वल्स टू 3 बोला है, यानी कि हमें अपने एरे के एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करना है, वो भी 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स शिफ्ट किस तरीके से करेंगे। हमारा जो यहाँ पे 7 है, इसको यहाँ से हटाना है और इसको नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करना है। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे तो मूव हो नहीं सकता क्योंकि आगे तो कोई इंडेक्स ही नहीं है। हमने क्या किया है, 7 को उठा के जो लास्ट इंडेक्स पे था इसको उठा के अपने 0th इंडेक्स पे डाल दिया है, यानी कि 1 हट गया है, 1 तो मूव हो गया नेक्स्ट पे और 7 इसकी जगह आ गया। अब क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों हुआ, हमें तो राइट में शिफ्ट करना था, हम लेफ्ट में क्यों शिफ्ट कर दिया, मतलब हमने लेफ्ट में क्यों डाल दिया। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। हमारा जो 7 है वो कौन से इंडेक्स पे है, वो n-1 इंडेक्स पे, जो लास्ट इंडेक्स है हमारा, और 1 कौन से इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे। अगर मैं इसको सर्कुलर एरे कंसीडर कर लूं, इस पूरे एरे को जो लीनियर एरे है इसको अगर मैं सर्कुलर एरे कंसीडर करूं तो इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट फिल होंगे इसमें। यहाँ से पूरे 0th इंडेक्स पे कौन सा होगा, 1, और हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे 7 है, ये कौन सा है हमारा n-1 इंडेक्स। अब जब हम पूरे सर्कुलर एरे की बात करते हैं तो n-1 के बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स आता है वो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है जो कि 0th इंडेक्स है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी तुम अपने स्टेप देखोगे ना इसमें तुम हर एक स्टेप में देखोगे कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको राइट शिफ्ट करने का मतलब है कि उसको उठा के 0th इंडेक्स पे पुट करना है हमें। अब जैसे हम ये वाले स्टेप्स देखते हैं एक बार। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है हमारे साथ, यहाँ पर हमारा 7 प्रेजेंट था तो हमने 7 को उठाया और जो है 0th इंडेक्स पे पुट कर दिया, तो 7 कहाँ गया हमारा, 0 इंडेक्स पे। ये हो गया हमारा k इक्वल्स टू 1, मतलब हम अपने एरे के अंदर एलिमेंट्स को एक बार राइट शिफ्ट कर चुके हैं। अब एक बार जो है सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो n-1 पे 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 को उठाएंगे और 6 को उठा के 0th इंडेक्स पे पुट कर देंगे। अब की बार 0th इंडेक्स पे 7 है तो ये क्या होगा, ये नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाएगा। हमारा 6 आ गया 0th इंडेक्स पे और 7 मूव कर गया नेक्स्ट इंडेक्स पे। यहाँ पे हमारे एलिमेंट एक बार और राइट में शिफ्ट हो चुके, तो k की वैल्यू हो गई है 2। अब बात करते हैं अपने लास्ट एलिमेंट की जो कि 5 है, मतलब लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट की, क्योंकि हमारे लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट चेंज होते रहेंगे हर स्टेप में जब भी हम अपने एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करेंगे। अब क्या करना है, हमें k को राइट शिफ्ट करना है। तो k को राइट शिफ्ट कैसे करेंगे, हम k की वैल्यू उठाएंगे और रोज 0th इंडेक्स पे डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 उठाएंगे और 5 की जगह हम मतलब 6 की जगह हम 5 रख देंगे, तो हमारा 5 आ जाएगा 0th इंडेक्स पे, तो बाकी के एलिमेंट राइट में शिफ्ट होते चले जाएंगे एक के बाद एक। अब एक बार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, k इक्वल्स टू 2 है, यानी कि हमें राइट में शिफ्ट करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम राइट में 2 टाइम में शिफ्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमें k की वैल्यू 2 दे रखी है। अब इसमें हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, 99। अब उसको नेक्स्ट पे शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, 0th इंडेक्स। तो 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, -1, तो हम क्या करेंगे, 99 को उठाएंगे और -1 की जगह पर प्लेस कर देंगे। जैसे कि हम अपने k इक्वल्स टू 1 वाले स्टेप की बात करते हैं। हमने जो है 99 को उठाया और किस पे शिफ्ट कर दिया, 0th इंडेक्स पे, और बाकी के एलिमेंट कंसेक्यूटिवली कहाँ शिफ्ट हो गए, राइट में शिफ्ट हो गए। तो हमारे लास्ट इंडेक्स पे क्या आ गया, 3, उसको उठाएंगे और उसको 0th इंडेक्स पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो 3 है वो आ गया हमारा 0th इंडेक्स पे, 99 हमारा नेक्स्ट इंडेक्स पे, और बाकी एलिमेंट कंसेक्यूटिवली राइट में शिफ्ट हो गए और हमारा फाइनल एरे हमें मिल चुका है। अब ये चीज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गई और हमें समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोला है। हमारे पास सिर्फ एक एरे दे रखा था जिसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे थे जिन्हें हमें उठा के राइट में शिफ्ट करना है, और वो भी इतनी बार k इक्वल्स टू जितनी बार भी हमें बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल k इक्वल्स टू 2 बोला है तो सिर्फ हमें अपने एलिमेंट्स को 2 टाइम राइट में शिफ्ट करना है। अगर k इक्वल्स टू 10 बोला है तो हम अपने एलिमेंट्स को 10 टाइम राइट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम इसकी अप्रोच, इसके ड्राई रन कुछ भी डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो है इसकी थिंकिंग। फर्स्ट थॉट क्या आना चाहिए, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे क्योंकि आप प्रोग्रामिंग चाहे जावा में करो चाहे C++ में करो, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ हम अपना सिंटेक्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डीएसए को सॉल्व करने के लिए थिंकिंग क्या है। थिंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हम क्या सोच रहे हैं, कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है माइंड में, ये चीज बहुत ज्यादा मस्ट है। अब इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक एरे दे रखा है, मतलब वही वाला, उसकी जो है फर्स्ट थिंकिंग समझते हैं। अभी तक जो हमने चीज सॉल्व करी थी उसमें हमें ये पता है कि k इक्वल्स टू जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स लास्ट के हैं वो रो मूव करके स्टार्टिंग के इंडेक्सेस पे आ जाए। अब इसमें मैं एक चीज कंसीडर कर सकती हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी अपने एरे को, और इस वाले पार्ट को मैं k नाम दे दूंगी। k नाम क्यों दिया,
के नाम इसलिए दिया क्योंकि के क्या है, के है हमारे स्टेप्स, और स्टेप्स का मतलब क्या है, स्टेप्स का मतलब है कि एलिमेंट्स जिन्हें हमें राइट में शिफ्ट करना है। तो यहाँ क्या है, के इक्वल्स टू 3 है। के इक्वल्स टू 3 का मतलब है लास्ट 3 एलिमेंट्स टू राइट साइड। के इक्वल्स टू 3 का मतलब ये होता है कि हम अपने एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट कर दे, वो भी 3 टाइम्स। ये चीज समझ में आ चुकी, क्योंकि जो है हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उठाएंगे, उठा के जो है यहाँ से हटाएंगे, जीरोथ इंडेक्स पे डालेंगे। उसके बाद फिर अब जो है हमारा 6 हमारा n-1 वाला बन जाएगा, तो फिर उसको उठाएंगे, फिर उसको जीरोथ इंडेक्स पे डालेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये n-1 बन जाएगा, इसको उठाएंगे और इसको भी जो है जीरोथ इंडेक्स पे डालेंगे। तो मैं एक चीज कह सकती हूँ, मुझे जितने भी स्टेप्स दिए गए हैं इसका मतलब है कि उतने ही एलिमेंट्स को मुझे उठाना है और उठा के जो है राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करने का मतलब है नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करना है, लेकिन नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स है वो n-1 पे है, और हम जब इसे सर्कुलर एरे कंसीडर करते हैं तब हमारे पास जीरोथ इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब ये है कि जब हमें एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करना है और हमारे पास आगे कोई इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को उठा के अपने जीरोथ इंडेक्स पे शिफ्ट कर देंगे। ये चीज मस्ट है, और ये चीज समझ में आ गई, जितने हमारे के स्टेप्स हैं हमें उतने ही एलिमेंट्स को उठा के राइट में शिफ्ट करना है। तो के को हम एक अलग पार्ट कंसीडर कर सकते हैं इसमें। तो अब के की जो भी वैल्यू होगी हम अपने एरे को उस पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे लास्ट के 3 एलिमेंट्स हट जाएंगे, राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो के इक्वल्स टू 3 हमने कर दिया। अब हमने इसका फाइनल एरे एक बार देख लेते हैं, हमें फाइनल एरे चाहिए क्या, उसके बाद देखेंगे हमारे थॉट क्या होने चाहिए इसके ऊपर, कैसे सॉल्व करेंगे। हमें फाइनल एरे कुछ ऐसा सा चाहिए जिसमें हमारे पास आएगा 5, 6, 7, 1, 2, 3 और 4। ये हमारे पास फाइनल एरे आना चाहिए। तो हमें एक चीज समझ में आई है, कुछ भी करके हमें क्या करना है, ये जो यहाँ 3 एलिमेंट हमें दे रखे हैं इनको उठाना है और इनको उठा के स्टार्टिंग के इंडेक्स पे डालना ही डालना है। अब फर्स्ट थॉट क्या आना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि ये 3 एलिमेंट हट के यहाँ से स्टार्टिंग के इंडेक्स पे आ रहे हैं। देखो हमने लास्ट वाला भी अपना क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस से मूव करने थे, एक प्लेस से मूव करना था अपने एलिमेंट को, यानी कि तब भी हमें राइट शिफ्ट ही करना था, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना था, एक एलिमेंट को करना था। तो हमने उसको लिया था टेम्प में, स्टोर कर दिया था। टेम्प में स्टोर करने के बाद उसको हमने जीरोथ इंडेक्स पे असाइन कर दी थी उसकी वैल्यू, और बाकी के एलिमेंट्स को कंसेक्यूटिवली राइट में शिफ्ट कर दिया। इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्लास में कितने इंडेक्स बोले जाएंगे। अभी के इक्वल टू 3 बोला है कि 3 एलिमेंट को शिफ्ट करो, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें के इक्वल टू 10 बोलते, तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जितने भी यहाँ के लास्ट के एलिमेंट्स है ये किसी भी तरीके से स्टार्टिंग में पहुंचने चाहिए। एक चीज हम कर सकते हैं इसके अंदर, इस पूरे एरे को उठाओ और इसे रिवर्स कर दो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें एक चीज साफ साफ देखने को मिल रही है कि हमारे जो एलिमेंट स्टार्टिंग में हमें चाहिए थे 5, 6, 7 वो तो हमें नहीं मिले, लेकिन हाँ हमारे पास ये हो गया कि लास्ट के जो एलिमेंट थे हमारे वो किसी तरीके से स्टार्टिंग इंडेक्स पे आ गए। अब एक बार इसके अप्रोच डिस्कस करते हैं। हमें फर्स्ट थिंकिंग समझनी थी कि पहला स्टेप हमारे दिमाग में क्या आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने आगे के स्टेप डिस्कस करेंगे जो हमारी अप्रोच भी एक तरीके से। तो अप्रोच देखते हैं क्या बोला है। अप्रोच में बोला है कि पहले तो पूरे एरे को रिवर्स कर दो, उसके बाद रिवर्स कर दो चंक डी को, और फिर रिवर्स कर दो चंक n-d को। अब इसकी जगह मैं k भी लिख सकती हूँ और इसकी जगह मैं n-k भी लिख सकती हूँ। अब एक बार कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बोला क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बात समझते हैं, ये जो मेरा एरे है इसकी लेंथ क्या है, n, क्योंकि मेरा एरे तो n लेंथ का है, और इसमें जो मेरा एक पार्ट है वो k है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, वो मेरा n-k होगा। अब एक चीज मैथमेटिक्स से भी देख लेते हैं, अगर मैं k के अंदर n-k को प्लस करूंगी तो k से तो k कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा फिर भी नहीं। जो मेरा एरे है उसके अंदर मैं अपने एक पार्ट को k बोल सकती हूँ, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है ये वाला, इसको मैं n-k बोल सकती हूँ। एक चीज और करके देखते हैं, जो k पार्ट है ना, एक बार इसको भी रिवर्स करके देखते हैं। अगर मैं अपने k पार्ट को रिवर्स कर दूं तो क्या मिलेगा, सिर्फ k पार्ट को रिवर्स करने पे क्या होगा, 5, 6, 7 आ जाएगा। और अभी ये बिल्कुल सेम टू सेम है, कौन से वाले एलिमेंट्स, जो n-k पार्ट है वो अभी भी एग्जैक्टली सेम है, 4, 3, 2, 1। और हमें पता है कि जो स्टार्टिंग का हमारा एरे का पार्ट है, जो k पार्ट है, वो काइंड ऑफ जो है हमें अपने फाइनल आउटपुट की तरह दिखने लगा है। हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसमें वैल्यू क्या है, 5, 6, 7। और जो हमारे पास हमारा खुद का एरे है जो अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, उसके अंदर हमें जो वैल्यू देखने को मिली है वो रो काफी हद तक सेम है। स्टार्टिंग के एलिमेंट्स तो बिल्कुल सेम हो गए। अब देखते हैं लास्ट वाले एलिमेंट्स की। एक काम करो, इसको भी लो और इसको भी रिवर्स कर दो, लेकिन जो रिवर्स करना है वो कौन सा पार्ट है, n-k पार्ट को रिवर्स करना। ये वाला तो ऐसे ही रहने दो। रिवर्स करने पे क्या होगा, पहले रहेगा 1, 2, 3, 4, यानी कि एक एलिमेंट उठ के
रिवर्स हो जाएगा। और बाकी के बचे हुए एलिमेंट क्या है हमारे पास? बाकी के बचे हुए एलिमेंट है हमारे पास 5, 7। क्या ये हमारा फाइनल एरे से मैच कर रहा है? क्वेश्चन ये है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास फाइनल एरे क्या आया था यहाँ? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4। फाइनल एरे मिला है हमें, वो क्या है? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 मिल चुका है। जो आंसर है, जो हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इसका ड्राई रन। तो ड्राई रन करने से पहले देखते हैं हम किसी भी एरे को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। इसमें इसका कोड है, जब तक स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से छोटा है तब तक हम क्या करेंगे? अपने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे और अपने एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू को स्टार्टिंग इंडेक्स में डाल देंगे, और फिर जो हमारा एंडिंग इंडेक्स खाली हो जाएगा उसके अंदर अपने टेम्परेरी की वैल्यू डाल देंगे। और ये चीज हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से छोटा है। स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्रीज करते जाएंगे और एंडिंग इंडेक्स को डिक्रीज करते जाएंगे। अब ये चीज तो समझ में आई नहीं होगी कि कोड में पता नहीं क्या बोल रखा है। अब इसको हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल से कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा ड्राई रन किस तरीके से हो रहा है। फिर हमें ये चीज समझ में आ रहेगी कि एरे को रिवर्स कैसे करते हैं। उसके थ्रू हम अपने ड्राई रन पे वापस जाएंगे और अपने क्वेश्चन को करके देखेंगे। अभी देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एरे के कुछ इंडेक्सेस दे रखे हैं और स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0 और उस पे अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है 1। एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 3 और उस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है 4। अब 4 जो ठीक है। अब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे हमारे पास टेम्परेरी नाम का वेरिएबल है, स्टार्टिंग इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल है, एंडिंग इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू है, यानी कि जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको उठाना है और उसको उठा के टेम्परेरी वाले वेरिएबल में डालना है। टेम्परेरी वाले वेरिएबल में डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ से तो 1 गायब हो जाएगा क्योंकि अभी तो 1 को उठा के डाला। और फिर हमारा जब स्टार्टिंग इंडेक्स खाली हो जाएगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? अपने एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू को असाइन कर देंगे। एंडिंग इंडेक्स की क्या वैल्यू है? 4। अब हमारा एंडिंग इंडेक्स खाली हो गया। अब जब हमारा एंडिंग इंडेक्स खाली हो गया तो हम क्या करेंगे? लास्ट में जो उसमें बताया कि एंडिंग इंडेक्स के अंदर अपने टेम्प की वैल्यू को असाइन कर देना। टेम्प की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 को उठाना है हमें और 1 को उठा के अपने एंडिंग इंडेक्स में डालना है। फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। हमारा टेम्प फिर से खाली हो जाएगा। हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 4 और जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 1। तो अगर हम इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करें, जब हमने इसको रिवर्स करा था तो हमने बीच में एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया था वैल्यू को टेम्पररी स्टोर करने के लिए। पर हमारे साथ हुआ क्या है? हमारे साथ एक चीज हुई है। तो हमारा जब एरे बना उसमें क्या हुआ कि 4 तो स्टार्टिंग पे आ गया और जो 1 है वो लास्ट पे आ गया। बाकी के जो 2 एलिमेंट थे 2 और 3 ये तो बिल्कुल सेम ही रहे। जब हम अपना नेक्स्ट लूप चलाएंगे उसमें क्या होगा? ये दोनों भी रिवर्स हो जाएंगे। 4 अपनी जगह पर है, 1 अपनी जगह पर है। अब जो 3 है वो 2 की जगह पर आ जाएगा और 2 जो है 3 की जगह पर आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा कुछ, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और हमारा पूरा एरे हो चुका होगा रिवर्स। अब हमें ये समझ में आ गया कि हम अपने एरे को रिवर्स किस तरीके से कर रहे हैं। अब इसके ड्राई रन में देखते हैं कि हम इसको फर्स्ट इटरेशन में किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। रिवर्स करेंगे स्टार्टिंग, हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। रिवर्स में क्या होगा? हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट है वो और जो एंडिंग इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट है वो, ये दोनों अपनी पोजीशंस को स्विच करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एरे बन के आएगा उसमें कुछ ऐसा होगा कि 7 स्टार्टिंग इंडेक्स पर आ जाएगा और 1 हमारा एंडिंग इंडेक्स पर आ जाएगा। बाकी बचे हुए एलिमेंट सेम रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड इटरेशन की। ये दोनों तो हमारे चेंज हो गए, पर जो अब हमारे एलिमेंट स्विच करेंगे वो करेंगे 2 और 6, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है? हम स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं और एंडिंग इंडेक्स को डिक्रीज करते जा रहे हैं हर एक इटरेशन के अंदर। तो क्या होगा? ये अपनी पोजीशन स्विच करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास एरे क्या बन के आएगा? 7, 6, 2, 1। हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट बचते हैं वो होगा 3 और 5। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमारा प्लस हो रहा है, एंडिंग इंडेक्स हमारा माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? 3 और 5 को क्या करेंगे? रिवर्स। तो नेक्स्ट इंडेक्स में हमारा 5 यहाँ आ जाएगा, बाकी के बचे हुए 2 एलिमेंट ऐसे रहेंगे। 3 हमारा 5 के प्लेस पे पहुंच जाएगा, 2 और 1। अब हमारे पास नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? हम अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को करेंगे प्लस प्लस और एंडिंग इंडेक्स को करेंगे माइनस माइनस। पर हमारे पास प्रेजेंट एलिमेंट से 4 है बीच में, तो हमारा जो एरे है अगर हम उसको देखें तो वो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है। अब देखते हैं कि हम इस एरे को कैसे रिवर्स कर रहे होंगे। जो हमारा के वाला पार्ट है इसमें देखते हैं, वैल्यू क्या दे रखी है? 7, 6, 5। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट अपनी पोजीशन स्विच करेंगे। पोजीशन स्विच करने के बाद क्या हमारी वैल्यू बनेगी? 5, 6, 7। ये चीज हो गई। और एक बार इसको भी देख लेते हैं कि जब हम अपने n-k वाले पार्ट को लेंगे 4, 3, 2, 1, जब हम इसको लेंगे तो ये दोनों पोजीशन अपनी रिवर्स करेंगे। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये दोनों पोजीशन अपनी वैल्यू को स्विच करेंगे। तो स्विच करने पे क्या बनेगा हमारे पास? 1, 3, 2, 4। अब जब हम नेक्स्ट में इटरेशन में जो रिवर्स कर रहे होंगे ये दोनों एलिमेंट्स 3 और 2 अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर लेंगे, जिससे हमारे पास फाइनल आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो अब हमारा फाइनल एरे क्या आया? 5, 6, 7, 1,
2 3 4। तो हमें अपना फाइनल एरे मिल चुका है। अब हम इसका कोड देखते हैं। कोड में हमें क्या दे रखा है, नामस्ताम का एरे दे रखा है और के स्टेप्स दे रखे हैं जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला है। एन क्या है, हमारी एरे की लेंथ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं इसे। तो रिवर्स किस तरीके से कर रहे हैं, रिवर्स में पहले हम पूरे के पूरे एरे को रिवर्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमने उसके के पार्ट को रिवर्स करा, फिर उसके एन पार्ट को रिवर्स करा। मतलब जो चीज अभी तक हम देख के आए थे उसी को हम यहाँ कोड में देख रहे हैं। और ये हमारे रिवर्स का लॉजिक है जो हम एरे को रिवर्स करने के लिए यूज करेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जब तक हमारा स्टार्टिंग का इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से छोटा होगा तब तक हम क्या करेंगे, अपने स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को टेम्प में असाइन कर देंगे, और उसके बाद हम हमारे एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू है उसको स्टार्टिंग इंडेक्स में कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स तो खाली हो गया होगा, उसकी वैल्यू तो टेम्प में असाइन कर दी। फिर एंडिंग इंडेक्स के अंदर अपने टेम्प की वैल्यू को असाइन करके स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस प्लस और एंडिंग इंडेक्स माइनस माइनस कर देंगे। ये हमारा नॉर्मल सा कोड है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, और ये चलेगा नहीं। देखो हमारे पास रन टाइम एरर आ चुका है, और रन टाइम एरर में क्या बोला है कि हमारा जो एरे है वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है। अब ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्यों हुआ है, इसके लिए अभी एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन अगर मैं इसमें एक स्टेप और ऐड कर दूं, k इक्वल्स टू k मॉड्यूलो n। अब देखते हैं क्या ये चलेगा या नहीं। हमारा कोड सबमिट हो गया है और इसमें सारे टेस्ट कैसे चल गए। अब ये चीज क्यों वर्क करी कि हमें इसमें एक और स्टेप ऐड करना पड़ा, k इक्वल्स टू k मॉड्यूलो n। इसको समझते हैं। इसके लिए मैंने सबसे बेहतरीन एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मेरा एरे दे रखा है जिसके अंदर जो हमारे 5 एलिमेंट है, इसमें मैं 7 टाइम रोटेशन करना है, वो भी 5 एलिमेंट्स को। अननेसेसरी रोटेशंस को स्किप करने के लिए ये वाला स्टेप यूज कर रहे हैं। एक बार सारे स्टेप देखते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड, फोर्थ, 5, इसमें मैंने सारी इटरेशन चलाई और फिफ्थ इटरेशन में मुझे वही वाला एरे मिल गया जो स्टार्टिंग में था। तो मतलब मेरी इतनी सारी इटरेशन वेस्ट हो गई। स्टार्टिंग की 5 इटरेशन चलाने की मुझे नीड ही नहीं थी। मुझे सिर्फ ये 2 इटरेशन चलाती तो भी मुझे मेरा फाइनल एरे मिल जाता। रोटेट होके मेरे पास क्या वैल्यू आती, 4 5 1 2 3। अब ये वाली चीज लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे k इक्वल्स टू k मॉड्यूलो n कर देती हूँ, रिमाइंडर अगर मैं पता कर लेती हूँ क्या है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने रोटेशंस करने की जरूरत है। अब यहाँ k इक्वल टू 7 है और n इक्वल टू 5 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी 7 मॉड्यूलो 5। ये क्या है, मेरा रोटेशंस, और ये क्या है, मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जब मैं 7 मॉड्यूलो 5 करूंगी तो क्या होगा, 5 5 1 टाइम्स जाएगा और हमारे पास जो है 2 रिमाइंडर आएगा। मतलब मुझे सिर्फ 2 ही रोटेशन करने की जरूरत है। जैसे मेरा फाइनल स्टार्टिंग का ओरिजिनल एरे था, स्टार्टिंग के ओरिजिनल एरे को जब मैंने शिफ्ट करा 5 इनिशियल आ गया, फिर 4 5 आ गया। अब मेरे रोटेशन अननेसेसरी रिपीट ना हो, मेरा एरे बार बार रोटेट ना हो, बार बार मुझे अननेसेसरी रोटेशंस ना करने पड़े, इसीलिए हम इसमें k मॉड्यूलो n इसे जरूर यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे स्टेप्स बचेंगे और हमें बिल्कुल फाइनल आंसर मिल जाएगा, वो भी सही टाइम में। ये चीज हमें समझ में आ गई है। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हम अपने एरे को रोटेट कर रहे थे जिसमें हम 0 से लेकर n-1 तक चला रहे हैं, यानी कि हम पूरे एरे को ही ले रहे हैं। फिर हमने रोटेट किया था जिसमें हमने 0 से स्टार्ट किया था और वो k-1 तक गया था, यानी कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ k पार्ट को रोटेट कर रहे थे। फिर हमने रोटेट किया था जो k से स्टार्ट हुआ था n-1 तक गया था, यानी कि हमने क्या किया, मतलब हमने अपने n-k पार्ट को रोटेट किया। अब जो हमने रोटेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी, तो रोटेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। तो k पार्ट की क्या हो जाएगी, बिग ऑफ k। n पार्ट की क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n-k। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ k प्लस बिग ऑफ n-k। n तो आपस में ऐड हो जाएगा और k आपस में कट जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में हम काटते नहीं है, पर हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो ऐसा होता है कि k से k कैंसिल हो रहा है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बचेगी, बिग ऑफ 2n, क्योंकि n तो ऐड हो जाएगा, ये वाला n और ये वाला n, तो हमारे पास क्या आएगा, बिग ऑफ n। तो हमारी सिर्फ यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और हमने एक ही एरे के अंदर सॉल्यूशन किया है, हमने कोई एक्स्ट्रा एरे यूज ही नहीं किया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ 1। इससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है डन। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है मूव जीरोस टू एंड।